लेडी कूली। एक गांव के रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 कूली थे, शंकर और आलोक। शंकर ईमानदार था, आलोक लालची था। वो यात्रियों को बहकाकर उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ लेता था। इसी तरह वो शंकर के ग्राहकों को भी छीन लेता था। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से शंकर अपनी पत्नी पारो और दोनों बच्चों को पालता था। एक दिन किसी हादसे में शंकर की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पारू स्टेशन मास्टर से मिली। सर, मैं अनपढ़ हूँ, मैं और कोई काम नहीं जानती, इसीलिए अगर मेरे पति का कूली का काम आप मुझे दिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। क्या तुम कूली का काम करोगी? तुम औरत हो, इतने वजन उठा पाओगी? सोच लो। मैं वजन उठाऊंगी सर, मुझे बच्चों को पालना है सर, उनके लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ सर। आप मना ना कीजिए सर, प्लीज। स्टेशन मास्टर मान गया। अगले दिन पारो रेलवे कूली के ड्रेस पहनकर स्टेशन पहुंची। उसे देखकर आलोक अब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? तुम्हारा पति भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया और उसने हाथ उठा दिया। अब तुम क्या करोगी? एक भी ग्राहक मैं तुम्हारे हाथ आने नहीं दूंगा। 2 दिनों में तुम यहाँ से भाग जाओगी, देखना। भैया, तुम्हारे बारे में मेरे पति हर रोज कहते रहते थे, मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही आई हूँ। सब यात्री ये सोचकर कि वो औरत है उसे बोझ उठाने नहीं देते थे। अगर कोई उसे बोझ उठाने के लिए देता भी तो आलोक बीच में आकर, क्या कर रहे हैं सर? अरे मैं मर्द खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे छोड़कर उस बेचारी औरत को आप वजन उठाने दे रहे हैं। स्टेशन से बाहर ले जाते वो 3 बार गिरा देगी इस लगेज को, आप सोच लीजिए। तब वो रुक जाते और आलोक को ही लगेज उठाने देते। पारो के घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन एक पहलवान एक बड़ा सा सूटकेस लेकर ट्रेन से उतरा। उसने आलोक को बुलाया, इसे टैक्सी तक ले जाना है, क्या ये तुमसे होगा? क्यों नहीं सर, सूटकेस ही तो है, मैं यूं उठा लूंगा। 100 रुपए दीजिए, काफी है। आलोक सूटकेस को उठाने लगा। वो बहुत भारी होने के कारण 1 इंच भी नहीं हिली। बाप रे, इसमें क्या रखा है सर? ये तो बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता सर। इसमें जिम इक्विपमेंट है, क्या यहाँ और कोई कूली नहीं है? कहकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी पारो वहाँ पहुंची और सर, मैं इसे उठाकर ले जाऊंगी, मुझे सिर्फ 50 रुपए दीजिए, काफी है। कहकर अनायास ही वो सूटकेस को उठाकर अपने सर पर रख लिया। ये सब देखकर दूसरे यात्री, ठेले वाले, सब ने जोर से ताली बजाई। पहलवान आलोक से, अरे तुम कैसे मर्द हो? अरे इस औरत ने आराम से उठा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? आलोक ने मारे शर्म के सर झुका लिया। पारो ने उस सूटकेस को अपने सर पर रखा और उसके बैग को भी अपने हाथों में लेकर बाहर जाने लगी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ट्रेन से उतरी। उसके पास ढेर सारे लगेज थे। बुढ़िया आलोक से, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम इस लगेज को रिक्शा तक पहुंचाओगे? क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा बेटा? क्या पैसे नहीं है और मैं इतना सारा लगेज उठाऊं? जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे। तभी पारो वहाँ आई। तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारी लगेज मैं उठाकर लाऊंगी। कहकर उस बुढ़िया का लगेज उठाया। स्टेशन के बाहर आकर उसने देखा कि वहाँ कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं था। मैं तो भूल ही गई थी माँ जी, आज ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों का स्ट्राइक है। तुम जिनके घर जा रही हो उन्हें फोन कर बुला लो। मेरा कोई नहीं है बेटा, बहू ने घर से भगा दिया तो मैं अपने गांव चली आई। मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर कोई काम करके अपना गुजारा कर लूंगी। ठीक है बेटा, मेरे सामान यहाँ पर उतार दो, मैं किसी न किसी तरह उठाकर ले जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप इसे उठा नहीं सकेंगी। आप मुझे बता दो कि आप जाना कहाँ है, मैं उसे उठाकर ले आती हूँ।
यूं दोनों पैदल जाने लगे। बहुत दूर गए। लेकिन उस बुढ़िया का घर नहीं आया। कुछ घंटे बाद वो बुढ़िया एक मंदिर के पास जा रुकी। वो बुढ़िया तुरंत एक देवी के रूप में बदल गई। पारो दंग रह गई। तब वो देवी पारो से, तुम्हें पता था कि तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलने वाला, फिर भी तुमने एक बुढ़िया के लिए काफी देर तक इतना सारा बोझ उठाया। तुम्हारे मुसीबतों के बारे में मैं जानती हूँ। तुम हर रोज मेरी पूजा करती हो ना, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी परीक्षा लूं और तुम्हें कोई वर दूं। इन सूटकेस और बैग्स को अपने घर तक यूं ही उठा कर ले जाओ। घर जाकर इसे खोल कर देखना। कहकर गायब हो गई। पारो कुछ समझ नहीं पाई। वो उन सब सामान को अपने घर ले गई। उन सामानों को खोलकर देखा तो उसमें हीरे, सोना वगैरह था। पारो और उसके बच्चों ने मारे खुशी के देवी माँ के फोटो को प्रणाम किया। उन पैसों से पारो और उसके परिवार वाले करोड़पति बन गए। इस बात की खबर आलोक तक पहुंची। धत, एक बढ़िया मौका मैंने खो दिया। उस बुढ़िया ने पहले मुझसे ही पूछा था। पैसों के लालच में मैं करोड़ों से हाथ धो बैठा। यूं सोचा। उस दिन से आलोक बूढ़ों का लगेज मुफ्त में ढोने लगा। वो पैसे देते तो भी ये पैसे उनसे लेता नहीं था। यूं महीने बीत गए पर कोई भी बुढ़िया देवी में नहीं बदली। तब वो अपने बाल नोचने लगा। अंडरग्राउंड वुडन हाउस। बहुत पहले माहिष्मती नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में ज्यादातर जंगल हुआ करता था। उन जंगलों में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। वो बहुत अच्छे दिल वाला था। उसके राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे। एक दिन सिपाही दो लोगों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाकर दरबार में ले आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। महाराज, आपने हुक्म जारी किया है कि अपने देश में कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा। आपने सिर्फ सूखे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, पर हमने इन दोनों को जंगल के हरे भरे पेड़ों को काटते हुए पकड़ा है, इसीलिए इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाए हैं महाराज। अरे घमंडी लोग, तुम दोनों की ये हिम्मत कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। सिपाहियों, पेड़ काटने के जुर्म में इन दोनों के हाथ काट डालो। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमारी मत मारी गई थी जो हमने ऐसा काम किया। हमारे पत्नी और बच्चे हैं महाराज। बिना हाथ के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे महाराज। हम अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। आप इतना कठोर ना बने महाराज। हम आपके पांव पड़ते हैं महाराज। अगर इतना ही डर था तो तुम लोगों ने पेड़ क्यों काटा? क्या इसमें सिर्फ तुम दोनों थे या तुम्हारे साथ और कोई भी था? महाराज, हमारे जंगलों में चंदन के पेड़ बहुत हैं महाराज। उसे हम जैसे लोग काट कर ले जाते हैं तो उसे खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं महाराज। चंदन के पेड़ काट कर लाते हैं तो उनके आदमी आकर हमसे वो लकड़ी खरीद कर ले जाते हैं महाराज। लेकिन उसे खरीदने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं जानते महाराज। महाराज, लगता है कि एक गिरोह है जो हमारे देश की कीमती चंदन की लकड़ी को ले जाकर देशों में बेचता है और खूब पैसे कमाता है। वो इन भोले लोगों को बहला फुसलाकर खुद बच निकलते हैं महाराज। उन लोगों की ये हिम्मत। मेरी इच्छा है कि हमारे देश की हरी संपत्ति यूं ही बनी रहे और वो इसका नाश करना चाहते हैं। मंत्री जी, जाइए और देश का कोना कोना छान मारिए। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी मिले उसे गिरफ्तार करके ले आइए। सुनो, क्योंकि ये तुम दोनों की पहली गलती है, तुम्हें माफ करके छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। कहकर आज्ञा दी। उन दोनों ने प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। अगले दिन एक सिपाही ढिंडोरा पीटता हुआ जा रहा था। सुनो 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 देशवासियों, जरा ध्यान से सुनो। जंगलों में चंदन के पेड़ों को काटने को लेकर महाराज बहुत नाराज हैं। फिर भी ऐसे लोगों को एक बार महाराज क्षमा करके उन्हें छोड़ने के लिए महाराज तैयार हैं। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी हो उसे तुरंत ले जाकर महाराज को सौंप दीजिए। महाराज उन्हें क्षमा कर देंगे, वरना सजा मिलेगी। आइए और इस अवसर का फायदा उठाइए। यूं ऐलान करने लगा। ये सुनकर मानिकलाल नाम का व्यक्ति सोच में पड़ गया।
घर पर उसकी पत्नी। सुनो जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चंदन का धंधा करना छोड़ दो, ये खतरनाक है। अब देखो क्या हो गया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम तुरंत उन सारे चंदन की लकड़ी को महाराज के पास ले जाओ और उन्हें समर्पण कर दो। कम से कम अपनी जान को बचा लो। अरे तुम चुप रहो, बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। अरे तुम जानती भी हो कि मैंने जो चंदन की लकड़ी को जमा करके रखा है उसकी कीमत कितने करोड़ों की है। ये सब महाराज को सौंपने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने बहुत देखे ऐसे महाराजे, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यूं राज्य के कई लोगों ने महाराज को अपने पास के चंदन की लकड़ियों को समर्पण किया। महाराज ने उन सबको क्षमा किया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मानिकलाल अपने गोदाम में रखे चंदन की लकड़ी को अपने आदमियों को दिखाते हुए, सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इन लकड़ियों से तुम लोग एक अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाओ और उसे बहुत जल्द बनाओ। उसके लिए चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, कोई बात नहीं। और यदि ये बात तुमने किसी और को बताई तो तुम लोगों की जान ले लूंगा मैं, खबरदार। कहकर उन्हें चेतावनी दी। इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाया। फिर मानिकलाल ने अपने घर से ही उस वुडन हाउस तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे का प्रबंध किया। फिर मानिकलाल वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर उस वुडन हाउस को देखते हुए मानिकलाल, इस घर की कीमत कई हजारों करोड़ों रुपए है। उस महाराज की मृत्यु के बाद इसे किसी तरह बेचना होगा, ऐसा उसने सोचा। मानिकलाल के बेटे का नाम था मुन्ना। वो बहुत शरारती था। उसने एक दिन अंडरग्राउंड का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा। उस घर को देखकर, अरे वाह, ये घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बाहर पटाखे जलाने के लिए पिताजी हमेशा मना करते रहते, पर यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उसने सोचा। फिर बाद में वो वहाँ पटाखे जलाने लगा। पटाखे जलने लगे तो ये खुशी से उछलने लगा। जलते हुए पटाखों के कारण घर में आग लग गई। तब मुन्ना डर के मारे वहां से भाग गया। इस तरह अंडरग्राउंड वुडन हाउस जलकर राख हो गया। उस आग की लपटों के कारण इसका घर ऊपर था वो भी जल गया। अपने सारे संपत्ति का यूं नुकसान होते हुए देखकर मानिकलाल ने सिर पकड़ लिया।